नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अग्निवीर योजना को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में खुलासा करते हुए लिखा है कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की कम अवधि के लिए भर्ती की योजना सशस्त्र बलों के लिए चौंकाने वाली थी। पूर्व सेना प्रमुख के खुलासे के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व सेना प्रमुख के बयान को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सभी सेना प्रमुख इस योजना से संतुष्ट हैं और निश्चित तौर पर सरकार ने सेना से बातचीत करके अग्निवीर योजना को लेकर फैसला लिया होगा। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अग्निवीर योजना को उत्तराखंडियों के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के युवाओं के लिए अभिशाप की तरह है। अब देखो, मुझे तो मैं जानता हूं कि कोई भी किसी भी बल के बारे में अगर निर्णय लिया जाता है तो बहुत अध्ययन के बाद लिया जाता है। और ये कवायद 1989 से शुरू हो गई थी कि सेना में कुछ आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। सेना को, युवा सेना की जरूरत देश को है और उस हिसाब से निर्णय लिए गए हैं। सेना के अफसर ने किसने ऐसी बात कही मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय लिए जाते हैं, कम से कम सैन्य जो क्षेत्र है वो बहुत संवेदनशील क्षेत्र होता है, तो उसको उनको सब ध्यान में रख के सबकी सहमति के आधार पर ही लिया जाता है। और तमाम जो सेना के वर्तमान अधिकारी हैं, पुरातन अधिकारी हैं। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले, अभी मैं टीवी के दौरे पे था, तो मैंने कहा उत्तराखंड में पहले रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन था। दोनों चीज थी, देशभक्ति भी थी और रोजगार भी था, वो फौज था। यहाँ उत्तराखंड में कोई घर ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी हूं, मैं अपने गांव में देखता हूं, मेरे अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई ना कोई फौजी नहीं है। दुर्भाग्य से जब से अग्निवीर योजना आई है, आज मैं लश्करों से विधायक रहा 10 साल, मैं देखता था लोग वहां ट्रेनिंग करने के लिए आते थे, लोग वहां भर्ती होने के लिए पहले प्रैक्टिस करने के लिए आते थे और हर साल हजारों लोग भर्ती होते थे। उत्तराखंड में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चोटियों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दून समेत प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है, जिसकी वजह से फिलहाल दिन में धूप से राहत रहती है, लेकिन सुबह शाम ठंड परेशान कर रही है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चिन्हित क्षेत्रों में अलाव जलाकर और रैन बसेरों की मरम्मत कर बेघर और बेसहारा लोगों के लिए प्रशासन काम कर रहा है। तो सभी नगर पालिका, नगर निगम जो हमारे यहाँ पे है देहरादून में, उन सबको इंस्ट्रक्शंस हैं कि अलाव जलाना चालू कर दें। और साथ ही साथ रैन बसेरों में जो व्यवस्था होती है, एक तो स्थायी रैन बसेरे, और अगर वैकल्पिक बनाने हैं कहीं पर तो वो भी बना लिए जाएँ। वो सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक कर ली जाएँ। और हमने ऑलरेडी 1-2 बैठकें कर ली हैं और आगे भी हम लोग इसका रिव्यू करते रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टनकपुर को बड़ी सौगात दी है। बस सेवा का शुभारंभ किया है। साथ ही साथ पुस्तक मेले में भी मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सीमांत नगर टनकपुर पहुंचे थे। उन्होंने टनकपुर से देहरादून के लिए शुरू की गई 42 सीटर वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री उसी नई बस में सवार होकर पुस्तक मेले में भी पहुंचे और पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। पुस्तक मेले में मुख्यमंत्री ने खुद बुक स्टॉलों पर जाकर किताबें देखी और खरीदी। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं के साथ मुलाकात भी की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उस तरह के पुस्तक मेले भारतीय संस्कृति को संभालने और संरक्षित करने का काम करते हैं। यहाँ पुस्तक मेले हमारे समाज के
का काम करेंगे, वहीं कहीं ना कहीं आगे चलकर इस पर आयोजन हो सकेगा और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी भी चुनावी मोड में नजर आ रही है। लगातार बीजेपी के नेता जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में बीजेपी युवा मोर्चा 24 दिसंबर से पदयात्रा शुरू कर रही है, जिसमें सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने बताया कि उस पदयात्रा के जरिए कार्यकर्ता समाजसेवी संगठनों, महिलाओं और युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 24 तारीख से मोदी है ना नाम की पदयात्रा महानगर देहरादून से प्रारंभ होकर पूरे प्रदेश के अंदर जाने वाली है और इस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी प्रतिभाग करने वाले हैं और बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न सामाजिक संगठनों से लोग इसमें, विभिन्न समाजों से लोग इसमें, वो चाहे व्यापारी हो, वो चाहे महिला हो, वो चाहे युवा हो, एक बड़ा संदेश देने के लिए वो सब यहाँ पर एकत्रित होने वाले। देखिए, देहरादून से एक बहुत बड़े एक अभियान की शुरुआत हम 24 दिसंबर रविवार को करने जा रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा संख्या में हमारे युवा, महिलाएं, व्यापारी, विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन हमारे साथ एक पदयात्रा करेंगे, जिसमें मोदी है ना का एक संकल्प हम लेकर चलेंगे। और जिस तरीके से मोदी जी हमें एक गारंटी देते हैं, एक सुरक्षा कवच उन्होंने दिया है, उन्होंने हमारा मान सम्मान केवल इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ाया है। तो उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन मोदी है ना का एक संकल्प लेकर देहरादून की सड़कों पर निकलेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति की मिमिक्री और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सियासत लगातार परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मुद्दा भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हरिद्वार में जाट महासभा ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया और रानीपुर मोड़ पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला फूंका। इस दौरान जाट महासभा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जाट महासभा के अध्यक्ष चौधरी देवपाल सिंह राठी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया है, जो माफी के लायक नहीं है। उन्होंने इसे समस्त जाट बिरादरी का अपमान बताया। उसमें कोई ऐसी नॉर्मल मांग नहीं है। इसके अंदर एक मोटी मोटी सी मांग है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद द्वारा, जिसका नाम कल्याण बनर्जी है, 19 तारीख को संसद के बाहर उन्होंने एक रूप से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन तक तो ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने एक नाटक का मंचन किया और वो नाटक का मंचन पूरा का पूरा उसका फोकस जो है माननीय उपराष्ट्रपति के ऊपर था, जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे। देहरादून में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जमीनों की धोखाधड़ी के मामले में उद्योगपति सुधीर विंडलांस और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि सुधीर विंडलांस पर 4 मुकदमे दर्ज थे। उससे पहले उनके आवास समेत 20 जगहों पर छापेमारी भी की गई थी। जानकारी के मुताबिक सुधीर विंडलांस और उनके सहयोगियों के खिलाफ पिछले साल देहरादून के राजपुर थाने में जमीन की धोखाधड़ी को लेकर 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे और 2018 में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच जिला पुलिस की टीम कर रही थी। वादी पक्ष की ओर से सरकार से यह अपील की गई थी कि इन मुकदमों की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, जिसके बाद अब सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी परेशानी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पलायन पर रोक केवल स्वरोजगार के जरिए ही लग सकती है, क्योंकि अब उत्तराखंड के युवा, पहाड़ों के युवा इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में युवा स्वरोजगार पर जोर देने में लगे हुए हैं। दरअसल उत्तरकाशी में यात्रा काल के दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनसे युवाओं के लिए स्वरोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक कड़ाके की ठंड में पहाड़ के युवक युवतियां चाय के स्टॉल लगा रहे हैं। जिला मुख्यालय से लेकर विकास भवन, बस स्टैंड समेत दुकानों में ये युवक युवतियां चाय पिलाते नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि वे पढ़ाई के साथ साथ निजी खर्चों को पूरा करने के लिए स्वरोजगार को अपना रहे हैं। तो
पहाड़ों पर पलायन की परेशानी बड़ी है, लेकिन अब देखिए किस तरह से पहाड़ का युवा इस परेशानी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। आत्मनिर्भर पहाड़ का युवा बन रहा है। चाय के स्टॉल वहां पर लगाए गए हैं, श्रद्धालुओं के लिए चाय की व्यवस्था की जा रही है, होटलों में चाय परोसी जा रही है। तो तमाम तरह की कोशिशें युवाओं की ओर से जरूर की जा रही हैं, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या कुछ और तरीकों पर भी काम नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि पलायन रोकने के लिए जरूरी कदम सरकार की ओर से भी उठाए जाएं। इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए कि जहां पर यात्रा सीजन नहीं होता है, पहाड़ के दूर सुदूर इलाके हैं जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर जो क्षेत्र पर्यटन से अछूते हैं वहां पर पर्यटन को किस तरह से विकसित करना है, इस पर जोर देने की जरूरत है। और साथ ही साथ वहां पर किस तरह से स्वरोजगार के मौके पैदा किए जाने हैं। अगर पर्यटन नहीं है तो वो दूसरे कौन कौन से क्षेत्र हैं, चाहे बात कृषि की जाए या फिर दूसरे क्षेत्रों की जाए, तो वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो वहां पर हो सकती हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं बड़ा बना हुआ है। शिवानी है और मैं उत्तरकाशी की रहने वाली हूँ। यहाँ पे जो उत्तरकाशी ज़िला है, हमारे 13 जिलों में एक ज़िला है उत्तरकाशी, जहाँ की ये पहाड़ का एक क्षेत्र है जहाँ पे कि लड़कियाँ सोचती है कि लड़कियाँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक कमरे में बंद है क्योंकि उन्हें लगता है शायद हम बाहर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए शायद ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो हम उन आसमान को नहीं छू पाते हैं, क्योंकि हर कोई लड़की अंदर अंदर यही सोचती है कि हम शायद नहीं कर सकते। धन्यवाद करता हूँ आपका और आपके पूरे मीडिया का कि आप हमें ये स्वरोजगार से जोड़े हुए इन लड़कियों को, मुझे करीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, परंतु आप यहाँ पे आए हैं, बहुत खुशी हुई है कि कम से कम आप जैसे न्यूज़ चैनल की वजह से इन लड़कियों को हम आगे के स्टेज पे ला सकते हैं। विकासनगर में अवैध खनन पर अंकुश कब लगेगा, यह सवाल बड़ा है। दरअसल विकासनगर तहसील क्षेत्र में यमुना नदी पर खनन पट्टे भी आवंटित किए गए हैं, जहां पूरे दिन कोई ना कोई तहसील कर्मी, वन कर्मी या फिर खनन विभाग का कर्मी निगरानी करने के लिए पहुंचता भी है। लेकिन दूसरी ओर भीमवाला ग्राम पंचायत में हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला आधा अधूरा बना यमुना पुल अवैध खनन को लेकर चर्चाओं में है। खनन माफिया अवैध खनन कर पुल की नींव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुल जर्जर नजर आ रहा है। बुलेटिन के आखिर में बात देहरादून के विकासनगर की, जहां अवैध कटान का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एसडीएम से मामले की शिकायत की गई थी, जिसके बाद प्रशासनिक टीम निरीक्षण करने के लिए भी पहुंची है। तो अमित प्लाटिंग को लेकर प्रतिष्ठा सेवा समिति के गिरीश डालाकोटी ने एसडीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद मुख्य उद्यान अधिकारी मीनाक्षी जोशी ने संयुक्त टीम के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान पेड़ों की गिनती की गई। बता दें कि कुछ वक्त पहले आम के हरे भरे पेड़ों के अवैध कटान का मामला भी सामने आया था। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि इन आम के हरे भरे बगीचों को काटकर की गई अवैध प्लॉटिंग पर क्या कार्रवाई की जाती है। है कि लगातार भूमाफिया सक्रिय हैं और पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, बाग के बाग उजाड़े जा रहे हैं। हमने बहुत पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2-3 महीने पहले कि हमें ऑक्सीजन के लंगर लगाने हैं। पर्पज लंगर क्या है, हम खाना खिलाते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये पेड़, ये पर्यावरण नहीं बचेगा तो ऑक्सीजन आप कहाँ से लाओगे, वो आप खरीद नहीं सकते। तो बार बार जब हम बात कर रहे थे इस पेड़ पे, हमने ये जो बाग था इस पे लगभग 300-350 पेड़ का ये बाग हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ 162 पेड़ आज गिनती में निकले हैं। यहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि पेड़ काटे गए। जब हमने उद्यान विभाग में आरटीआई लगाई तो उन्होंने ये कहा कि यूकेलिप्टिस के 2 पेड़ काटे। स्पॉट पे अभी जितने भी पेड़ थे आम के वृक्षों की काउंटिंग कर ली है। अब इस काउंटिंग के आधार पर आगे हम राजस्व विभाग की सहायता से रिपोर्ट तैयार करके आगे की जो भी कार्रवाई। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।